कल तो कक्षा में बहुत से लोग थे। किसी ने समझा हो अच्छे से, और अनिकेश की बात में और कुछ जोड़ना चाहते हो? और किसी को कुछ समझ में नहीं आया? मैम एक बात और है कि व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, उन्होंने बताया कि। क्या हो सकता है? मैम फिर बोलिए। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, उन्होंने बताया निर्व्यक्तिकता में। हाँ, निर्व्यक्तिकता में व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, ठीक बात है। और थोड़ा कोई और स्पष्ट करना चाहता है इसको? कक्षा में तो बहुत लोग थे कल। चलिए जी, कोई बात नहीं। तो आज फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। निर्वैयक्तिकता के संबंध में एलियट के विचार जो हैं वो कवि आलोचक दोनों के लिए एक एक तरह से निर्देशक तत्व हैं। और वो समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी अच्छे कवि को, लोकप्रिय कवि को, कालजयी कवि को परंपरा में खुद को स्थापित करके ही उत्कृष्ट कविता करने का सुख प्राप्त हो सकता है। यानी कि वो तभी उत्कृष्ट कहला सकता है कोई कवि या रचनाकार, जब वो अपने आप को परंपरा में स्थापित कर ले। और ये इस तरह के जो उन्होंने व्याख्या की परंपरा की, उन्होंने कहा कि अ, परंपरा में खुद को स्थापित करने के लिए, लोकप्रिय और कालजयी बनने के लिए, अ, परंपरा की कड़ी में खुद को शामिल करने के लिए किसी भी रचनाकार को अपने व्यक्तित्व अ, का त्याग करना पड़ता है काव्य रचना करते समय। निर्व्यक्तिकता शब्द का अर्थ ही यही है, जिसमें व्यक्तित्व ना हो, या व्यक्तित्व ना दिखाई दे, ना झलके। तो एलियट ने दो कारणों से ये निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया। पहले इन दो कारणों को समझ लेते हैं। एक तो उनके पूर्ववर्ती जो आलोचक थे, जिन्होंने निर्व्यक्तिकता पर बात की थी, या कवि व्यक्तित्व में अ, अपने व्यक्तित्वांश को निकाल कर रचना लिखने की जो बात कही थी, उनसे वो प्रभावित हुए। और दूसरा, जो उनके समय से पूर्व जो स्वच्छंदतावादी या रोमांटिसिज्म प्रचलित था, और उसके जो रचनाकार आत्माभिव्यक्ति के लिए आतुर रहते थे, और उन्होंने कविता की परिभाषा भी इसी ढंग से दे दी थी कि अ, कविता का अर्थ ही है भावों का सहज उच्छलन। अ, ऐसे भावनाएं, ऐसे आवेग जो आपको उद्वेलित कर दें, परेशान कर दें अपने सामान्य जीवन में, वो इतने अतिरेक में आपके अंदर उद्वेलित होके आपके हृदय को भर दें कि वो आपके हृदय से बाहर निकलने को मजबूर हो जाएं, विगलित होकर बाहर बहने लगे। इसको स्वच्छंदतावादी कवियों ने कविता का नाम दिया था, कहा था ये पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये विचार जो था वो इलियट को स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने कविता की इस परिभाषा को कोई मान्यता नहीं दी, और उन्होंने कहा कि अ, कवि के लिए जरूरी एक अच्छे कवि के लिए ये जरूरी है कि वो अ, अपने व्यक्तित्व को कविता से बाहर निकाल ले। जब वो रचना करे तो उसका व्यक्तित्व, उसकी भावनाएं, उसके निजी निजी विचार जो हैं, वो कविता पर हावी ना हो। कविता का या रचना का अपना एक अलग व्यक्तित्व हो। और आ, ये करना बहुत कठिन काम है। कोई भी रचनाकार अपने विचारों, अपनी भावनाओं के माध्यम से ही तो कविता करने के लिए अपनी भावनाओं और विचारों के उद्वेलन के कारण ही तो वो कविता करने के लिए प्रवृत्त होता है। उसी के कारण तो वो मजबूर होता है। लेकिन
ये कैसी बात एलियट की है कि वो कहते हैं कि व्यक्ति भावनाओं और विचारों को बाहर रखना चाहिए कवि को बात को कहने के लिए। अ, ये बात थोड़ी सी अलग बात थी, क्योंकि स्वच्छंदतावादी युग में तो आत्माभिव्यक्ति, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और उसी के लिए वो स्वच्छंद अभिव्यक्ति की बात या स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, सहज अभिव्यक्ति की बात वहां पर की गई थी। लेकिन एलियट स्वच्छंद अपनी परंपरा से कटकर एक स्वतंत्र स्वच्छंद कवि की परिकल्पना भी नहीं करते थे। वो कहते थे कि एक अच्छा कवि, एक बड़ा कवि तभी बड़ा कवि कहला सकता है जब परंपरा के बरक्स उसको रख के देखा जाए, और परंपरा में वो खुद को स्थापित करने की कोशिश करे। लगातार उसका प्रयास जो है वो अपने आप को परंपरा के बीच स्थापित करने का होना चाहिए, और तभी पता चल पाएगा कि वो एक बड़ा कवि कैसे बड़ा कवि है, एक अच्छा कवि कैसे अच्छा कवि है। उसकी अम, व्यक्तिगत भावनाएं, उसके व्यक्तिगत विचार कैसे उसकी अलग प्रतिभा को प्रकाशित करते हैं, कैसे वो अलग दिखाई देता है दूसरों से। ये तभी पता चल पाएगा जब वो परंपरा में स्थापित हो पाएगा। इसी से आगे, इसी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया एलियट ने, और कहा कि ये परंपरा में स्थापित होने के लिए जब अपने व्यक्तित्व का उत्सर्जन कर देगा, विसर्जन कर देगा कोई कवि, और केवल विषय वस्तु को ही प्रकट करेगा अपनी रचना में, उसमें उसकी भावनाएं, उसके विचार, उसका कला कौशल, ये सब उसकी मदद करेगा, लेकिन वो अपने निजी विचारों और भावनाओं को उसमें शामिल न करे। वो इस तरह से अगर वो निजी भावनाओं या विचारों या उसके जो अपने व्यक्ति मन की इच्छाएं, आकांक्षाएं, उसकी अपने अपने जुड़ाव या उसका अपनी तृष्णाएं, अपनी घृणा, या कोई भी भाव, कोई भी आवेग जो उसका है, वो उसके व्यक्ति जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वो भोगता है उस जीवन को। लेकिन एक कलाकार के लिए वो एक सामग्री है, कच्ची सामग्री है, जिससे वो तैयार करेगा अपनी अपनी रचना को। तो इतना अ, निष्पक्ष और इतना वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी रचनाकार को, कि वो अपनी भावनाओं और विचारों के अ, विषयों को भी वस्तु सामग्री के रूप में इस्तेमाल करना सीख सके, वो निर्लिप्त भाव से रचना करे। वो अपने दुख को अपने दुख की तरह प्रकट न करे कविता में, वो अपने सुख को अपने सुख की तरह, वो अपने लगावों को, अपने प्रेम को, वो अपनी घृणा को, वितृष्णा को, अपने अपनी निजी भावनाओं को अभिव्यक्त ना करे, तभी वो सभी तरह के भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक बड़ा कवि वही होता है जो अपने अ, आप को, अपने भोक्ता मन को, और अपने जो उसका कलाकार का मन है, सर्जक का मन है, उसको जितना दूर रख सकता है उतना ही ज्यादा वो बड़ा कवि होगा। यानी कि उसका भोक्ता मन, उसके सर्जक मन से अलग होना चाहिए। भोगने वाला व्यक्ति, उसके अंदर का, और सृजन करने वाला व्यक्ति अलग अलग होना चाहिए। उसको अलग अलग ट्रीट करना चाहिए अपने आप को भी। ये एक तरह से व्यक्तित्वांतरण की प्रक्रिया है, जो एलियट कहते हैं कि हर कवि को इससे गुजरना होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि ये बड़ी श्रम साध्य प्रक्रिया है, परंपरा को ग्रहण करना, और परंपरा को ग्रहण करके अपने समय के बोध के साथ उसको प्रकट करना, वर्तमान को प्रकट करना, ये बड़ी श्रम साध्य प्रक्रिया है। इसके अंदर कवि को पूरी तरह से अपने आप को एकाग्र करके बहुत ध्यान से तंतु तंतु, वर्तमान का तंतु, अपने आत्म तत्व का तंतु, परंपरा का तंतु, इतिहास विगत का तंतु, और अपने सर्जक मन के लिए ये सब सामग्री अपने कला कौशल के साथ मिश्रित करके उस पर काम करना और रचना को सबके सामने प्रस्तुत कर देना, ये वास्तव में बहुत ही मेहनत का काम है। ये एक इसके लिए बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन या एकाग्रता की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा श्रम की जरूरत है। क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं परंपरा के बारे में, जब इलियट कहते हैं
कि उसे सभी तरह के अपने पूर्ववर्ती सभी तरह के लेखकों को, साहित्यवेताओं को, धर्मवेताओं को, इतिहासवेताओं को, सबको पढ़ना चाहिए। तो उसमें कितनी उम्र लग जाएगी, कितना समय लग जाएगा, सोचकर देखिए तो ये उन सब का ज्ञान प्राप्त करना ही अपने आप में इतना श्रम साध्य काम है। और उसके बाद जब उसे उन सब चीजों के साथ कला कौशल को अर्जित करके रचना करनी पड़े, तो और उसमें उसे अपने व्यक्तित्व को अलग कर देना पड़े, तो वो कितना मुश्किल काम हो जाएगा। तो इलियट कहते हैं कि इस श्रम साध्य काम को करने के लिए उसे बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि खाली बैठे हैं और अपने विगत की घटनाओं को सिर्फ याद किया या अपने आवेगों को सिर्फ याद किया और कविता लिख दी, जैसे कि स्वच्छंदतावादियों ने कहा था। कविता की परिभाषा में आपने पढ़ा है ना कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। मतलब शांत जब बैठे हुए हैं, जब उत्तेजित नहीं है हमारा मन, हम केवल अपने उत्तेजना के क्षणों को याद करेंगे और उन्हीं पर उसी के आधार पर लिख देंगे तो वो कविता हो जाएगी। इलियट कहते हैं ऐसा नहीं है, ये इतना स्वच्छंद, इतना सहज नहीं है कविता की रचना करना। कविता की रचना करने के लिए कवि को एक वैज्ञानिक की तरह अपनी भावनाओं, विचारों, अपने वर्तमान के बोध और इतिहास बोध के साथ कला कौशल को मिश्रित करना चाहिए, जैसे प्रयोगशाला में कोई वैज्ञानिक करता है। जैसे वैज्ञानिक एक एक्सपेरिमेंट करता है प्रयोगशाला में, ठीक वैसे ही एक कवि को होना चाहिए। ये उन्होंने ये वाली बात, ये वैज्ञानिक वाली बात कहाँ से ग्रहण की? अपने पूर्ववर्ती एक एजरा पाउंड नाम के एक उनके पूर्ववर्ती विचारक हुए थे, जिन्होंने कहा था कि कवि जो है वो वैज्ञानिक की तरह ही निर्वैयक्तिक और वस्तुनिष्ठ होता है। इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए एलियट। जब उन्होंने ये पढ़ा कि कवि व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ होता है, तो उन्होंने कहा कि वस्तुनिष्ठ होता है, वैज्ञानिक की तरह वस्तुनिष्ठ होता है। और इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाकर एक दृष्टांत दिया, जो अनिकेश ने बताया भी। वो मेरा दिया हुआ दृष्टांत नहीं है, वो एलियट ने ही दृष्टांत दिया है, उदाहरण दिया है कि जब कोई किसी रासायनिक क्रिया को करने में, रासायनिक किसी प्रक्रिया को करने में ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के किसी पात्र में, एक पात्र के अंदर ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड डाला गया और उसके साथ प्लेटिनम का तार यदि डाले, तो वो दोनों चीजें मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है, सल्फर एसिड बन जाती है। उस रासायनिक प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए प्लेटिनम के तार का वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन केवल उपस्थिति मात्र जरूरी होती है उसकी वहां पर। लेकिन इससे कुछ ऐसा नहीं होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर प्लेटिनम का कुछ अंश आ जाता है, ऐसा नहीं होता। केवल वो प्लेटिनम का तार अपनी उपस्थिति से इस रिएक्शन को, इस रासायनिक प्रक्रिया को संभव बनाता है और सल्फर एसिड तब्दील होकर बन जाता है। तो वो कहते हैं कि जब वो सल्फर एसिड बन के तैयार होता है, तो ना तो उस एसिड में प्लेटिनम का अंश दिखाई देता है और ना ही प्लेटिनम के तार के ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ता है। वो केवल एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है, यानी कि एक उत्प्रेरक या एक कारण की केवल भूमिका निभाता है। वो केवल अपने होने मात्र से वो रासायनिक प्रक्रिया संभव बना देता है। वो कहते हैं कि का कवि कवि का व्यक्तित्व जो है, या कवि कवि की भूमिका जो है, इस प्लेटिनम के तार की तरह होनी चाहिए कि वो केवल अपनी उपस्थिति के माध्यम से जो भी भावनाएं, विचार, इतिहास की विगत घटनाएं और जो संकल्पनाएं उसने ग्रहण की हैं और जो कला कौशल उसका है, उन सबको मिश्रित करने में वो केवल अपनी उपस्थिति मात्र से वो चमत्कार पैदा कर देता है कि वो रचना बन के खड़ी हो जाती है। तो एक अच्छा रचनाकार, एक अच्छा रचनाकार वो है जो केवल संभव बनाता है रचना के जन्म को। उसके लिए उसकी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं, उसके अपने विचार, उसके अपने कला कौशल, ये सब जो है वो एक एक तरह से एक सहायक सामग्री की तरह है, जिससे रचना बनकर तैयार होती है। और कवि का व्यक्तित्व उसमें एक कैटलिस्ट की भूमिका, ये या एक वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तो फिर भी बाहर की चीज है। वैज्ञानिक कई सारी चीजों को मिलाकर कुछ
कर रहा है, केमिकल रिएक्शंस को देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है। वो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं, बल्कि उस प्लेटिनम के तार की तरह कवि का व्यक्तित्व या कवि 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 का कौशल होता है, जो अपने होने मात्र से संभव बनाता है उस रचना को। और वो कहते हैं कि उतना ही उत्कृष्ट रचना बनेगी, उतनी ही लोकप्रिय या उतनी ही कालजयी रचना बनती है जिस अ, जिसको उपजाने वाले, जिसको लिखने वाले रचनाकार का भोक्ता मन और कवि मन जितना दूर होता है एक दूसरे से, और होता है, वही रचना उतनी बेहतर बनती है। यानी कि ये एक कष्ट साध्य काम है, एक मुश्किल से होने वाला काम है, ये अपने व्यक्ति मन को कवि मन से दूर रख पाना। लेकिन जितनी दूरी पर व्यक्ति मन काव्य कवि मन से दूर होता है, उतना ही उत्कृष्ट रचना बनती है। जितना अधिक अपने आप को अपनी रचना से अलग रख पाता है कवि, उतनी ज्यादा उसकी रचना जो है वो बेहतर बनती चली जाती है। और इसी के लिए, इसी कारण से उन्होंने कहा कि जो एक आर्टिस्ट के लिए, एक कलाकार के लिए क्या है कि जरूरी कि वो लगातार अपने आत्मोत्सर्ग करने की कोशिश करे रचना करते हुए। और आत्मोत्सर्ग करने की कोशिश करे, मतलब कि वो अपनी भावनाओं को, अपने आवेगों को केवल विगलित होने के लिए, बह जाने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ दे, वो उन पर नियंत्रण रखे और उन नियंत्रित भावों को एक काव्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल करे, और उसके बाद एक अच्छी रचना का निर्माण करे। और इसी के लिए उन्होंने कहा भी कि पोइट्री इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, इट इज द एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, इट इज एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। ये पलायन है, अपने व्यक्तित्व से पलायन है। यानी कि कवि रचना करते हुए लगातार अपने व्यक्तित्व को बीच से, उस रचना के बीच से खींच कर अलग रखने की कोशिश करे, अपने सुख दुख को उसमें शामिल ना होने दे। और इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छंदतावादी, ये जो आत्माभिव्यक्ति के अतिरेक का जो भाव कवियों में आ रहा था, उसका भी विरोध करते हुए कहा कि पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस। अपनी भावनाओं को खुला छोड़ देना, स्वतंत्र, अपने हाथों के नियंत्रण से बाहर छोड़ देना, रचना करना नहीं है, रचना कर्म नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व से पलायन, अपने भावनाओं, अपने विचारों, अपने निजी सोच से दूरी बनाकर रचना करना ही कविता करना है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि पोइट्री इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। अपने इमोशंस को लूज छोड़ना कविता नहीं है, बल्कि अपने इमोशंस से दूर जाना, अपने आवेगों से दूर जाना कविता है। और इसी तरह से वो कहते हैं कि पोइट्री जो है, इसी तरह से एक्सप्रेशन नहीं है पर्सनालिटी का, एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी है। दो तरह की बात वो यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब एक ही बात को दो तरह से कह रहे हैं कि वो आवेगों से पलायन है, अपने व्यक्तित्व से पलायन है कविता करना। इसी को उन्होंने कहा निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है ये। और ये जितना अधिक कवि मन भोक्ता मन से दूर होगा, उतनी ही उत्कृष्ट रचना बनेगी, और उतनी ही प्रसिद्धि या उतनी ही लोकप्रियता या उतनी ही शाश्वतता किसी रचनाकार को और उसकी रचना को मिलेगी। और इस तरह से वो रचना अपने आप में अपने मूल्यांकन के लिए, अपने पठनीयता के लिए स्वतंत्र होगी पाठकों के सामने। उस रचना का अपना एक अलग व्यक्तित्व होगा, जो कवि के व्यक्तित्व से अलग होगा, और इस तरह से वो रचना परंपरा में खुद को स्थापित भी कर पाएगी बहुत आसानी से, क्योंकि वो कवि के अपने निजी विचारों, अपनी भावनाओं, अपने मतों से बिल्कुल अलग, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ खड़ी हुई होगी। ये समझ पाए आप सभी लोग? यस मैम। जी सभी मैम। लोग, मैं हाँ। उम्मीद करती हूँ कि सबको ये बात आज समझ में आ गई होगी। और नहीं आ पाई है तो फिर थोड़ा सा अध्ययन आपको करना पड़ेगा स्वतंत्र रूप से। मैं अलग से आपको मटेरियल और भी भेजूंगी एलियट पर।
मैं कल आज हम क्लास लोग नहीं ले पाया था, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा था। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। लेकिन आज समझ पाए हम निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत? हाँ मैम। ठीक है। तो इसके संदर्भ में आपने पढ़ा भी होगा, स्लाइड्स में कुछ लिखे हुए हैं उनके जो विचार हैं निर्वैयक्तिकता के संबंध में। आप उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बल्कि कोशिश कीजिएगा कि वो आपको याद हो जाए। द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, द मोर कंप्लीटली सेपरेट इन हिम विल बी द मैन हु सफर्स एंड द माइंड विच क्रिएट्स। कलाकार जितना ही निपुण होगा, उतना ही भिन्न उसके अंदर भोक्ता कवि और सर्जक कवि का व्यक्तित्व होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये कष्ट साध्य काम है जिसको करने के लिए एलियट कहते हैं। और इतनी बारीकी से जो वो सल्फर एसिड का उदाहरण देकर प्लेटिनम के तार की भूमिका में कवि को आने के लिए कहते हैं, ये एक बिल्कुल ही नई बात थी। अब से पहले किसी भी रचनाकार ने इस तरह से अ, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं किया था, या किया भी होगा तो वो जानता नहीं था कि उसकी रचना के कालजयी होने का या लोकप्रिय होने का वास्तविक कारण ये है। और ये जो और इनके विचारों में जो परंपरा में अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के साथ खुद को स्थापित करने पे जो इलियट जोर देते हैं, उसके कारण भी जो ये संतुलन है परंपरा और आधुनिकता का इनके विचारों में, उसके कारण इनका महत्व जो है पश्चिमी साहित्य समीक्षा में, आधुनिक पश्चिमी साहित्य समीक्षा में बहुत अधिक माना जाता है। और एलियट को बहुत अच्छा आलोचक भी माना गया है। उनकी जो ये निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, एक कालजयी रचना के लिए एक सूत्र रूप में बहुत से लोगों ने अपनाया भी और उसको साधने की कोशिश भी की। ये कल भी प्रश्न उठा था या बात आई थी कि व्यक्ति अपनी जब कोई रचना करता है तो वो अपनी भावनाओं या विचारों को अभिव्यक्त किए बगैर कैसे रह सकता है रचना में, जबकि अनुभव तो वो अपनी अनुभूतियों से ही करता है ना, अपने हृदय से ही वो अपने आसपास की घटनाओं का अनुभव करता है। तो कैसे ये संभव है? ये तो असंभव काम है। ये एलियट भी मानते हैं कि ये बहुत कठिन काम है, लेकिन वो कहते हैं कि ये करने के लिए कवि को लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। और जो कवि जितना अधिक निर्वैयक्तिक हो सकता है अपनी रचना के सृजन में, उतनी ही ज्यादा उसकी रचना अच्छी बनती है। ये केवल उन्होंने एक प्रक्रिया बताई, रचना प्रक्रिया बताई कि जिससे अच्छी रचनाओं का निर्माण किया जा सकता है, अच्छी रचनाओं का सृजन किया जा सकता है। और वो कहते हैं कि इसीलिए ये केवल रोमांटिक स्पॉन्टेनिटी नहीं है। रोमांटिक स्पॉन्टेनिटी का मतलब ये स्वच्छंद सहजता, जिसकी कविता की परिभाषा में वर्ड्सवर्थ बात करते हैं, वो तो बहुत ही सरल बात है। आपके मन में आवेग आए, आप दुखी हुए, आप सुखी हुए, और आपने अपना रोना गाना सुना दिया कविता में कि मुझे ऐसा अनुभव होता है, थोड़ी सी राइम डाल दी उसके अंदर, थोड़े से अच्छे शब्द डाल दिए, तो लोग सोचते हैं कि ये कविता बन गई। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, कविता का काम बहुत गहराई का काम, बहुत सीरियस काम है, गंभीर काम है। और इसके लिए रोमांटिक स्पॉन्टेनिटी की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए कवि को अपने व्यक्तित्व से लगातार पलायन की जरूरत होती है, कि वो अपने यथार्थ को, अपने अनुभवों को, अपनी कल्पना को, अपने कौशल को, सबका मिश्रण करके वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति तो करे, लेकिन ऐसे करे कि उन लोगों को ये लगे ही नहीं कि ये कवि की अपनी भावनाएं या उनकी अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जा रही है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये बहुत कष्ट साध्य काम है, और इसको कैसे संभव बनाया जा सकता है कि कवि अपने भावों, अपने विचारों से ही तो रचना तक पहुंचता है या अनुभव करता है, अपने समाज के आसपास की घटनाओं की से संवेदित होता है और फिर रचना करने में प्रवृत्त होता है, तो वो कैसे अपने व्यक्तित्व से अलग हो सकता है? उन्होंने कहा कि उसको इसका अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास करके उसे अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के लिए कुछ टूल्स या कुछ विभावन व्यापार या कुछ औजार ऐसे अपनाने चाहिए जिससे वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति तो करे, लेकिन वो भावनाएं किसी कवर में ढकी हुई हो, किसी आवरण में हो, और वो आवरण बनाना ही वास्तव में रचनाकार का काम है।
और इसके लिए उन्होंने एक टूल के रूप में वस्तुनिष्ठ सहसंबंध की ये विधि बताई, जो आपके सिलेबस में इलियट के संदर्भ में हमें और पढ़नी है। वस्तुनिष्ठ सहसंबंध यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव या वस्तुनिष्ठ सहसंबंध वह टूल है, वह औजार है, वह तरीका है, वह विधि है जिससे कोई रचनाकार अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति या अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए अपने आप को कविता से अलग कर सकता है। उन्होंने कहा ये कठिन काम है, लेकिन ये यही काम होता है वास्तव में रचनाकार का, जो सामान्य व्यक्ति के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभव या अपने व्यक्तिगत भावनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकती। आप अपने परिवार में क्या अनुभव करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मित्रों के साथ क्या अनुभव करते हैं, आपको क्या अनुभूति हुई किसी घटना को देखकर, ये आपके लिए निजी महत्व की हो सकती है, पाठक के लिए निजी महत्व की हो ये जरूरी नहीं है। पाठक के लिए ये पठनीय ही हो या पाठक को ये आनंदित ही करे ये जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपने अनुभव को सबका अनुभव सबके लिए प्रस्तुत कर देने के लिए जो विधि अपना सकता है रचनाकार या अपनाता है रचनाकार, उसको वस्तुनिष्ठ सहसंबंध कहा जाता है। यानी कि वस्तु के साथ, विषय के साथ एक ऐसा सहसंबंध, एक ऐसा रिलेशन बना लेना अपनी भावना और विचारों का कि आपकी अपनी भावनाएं या विचार पाठक के अपने भावना या विचार बन जाए। मतलब ऐसी भावनाएं, ऐसी अनुभूतियां या ऐसे विचार जो सामान्यीकृत हैं, जनरलाइज्ड हैं, उनके लिए ऐसी कुछ सिंबल्स या प्रतीकों का इस्तेमाल करना जिससे जिसके बोलने से पाठक के मन में वो भावनाएं या विचार उत्पन्न हो जाए। ये करने में जब कोई कवि समर्थ हो जाता है तो बहुत आसानी से अपनी भावना और विचारों को छिपा सकता है अपनी रचना के भीतर, और उनसे उससे अपने आप को अलग कर सकता है। वो भावनाएं और विचार पाठक के लिए आस्वाद्य भी हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे भी नजर नहीं आते हैं कविता के अंदर कि ये कवि के अपने निजी या निजी भाव या विचार हैं। तो इसको उन्होंने कहा कि कविता में कवि के व्यक्तित्व की अनुपस्थिति को कैसे संभव बनाया जाए, कवि के व्यक्तित्व को कैसे अलग किया जाए रचना से, उसके लिए वस्तुनिष्ठ से संबंध या वस्तुनिष्ठ समीकरण, इक्वेशन या एक वस्तुनिष्ठ उपादानों की कल्पना एक उपाय हो सकता है, जिससे कवि अपने महत्वहीन व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को भी महत्वपूर्ण बना सकता है सभी पाठकों के लिए। और ये कहकर उन्होंने कहा कि जब कोई कवि या कोई रचनाकार इस दृष्टि से सोचता है किसी भावना या विचार के संदर्भ में, उसकी अभिव्यक्ति के संदर्भ में, तो वास्तव में वो मनुष्य जाति की सभी भावनाओं और विचारों को एक सूत्र में बांध देता है। यानी कि आज मैं जो अपनी भावना और विचारों को किसी भी भावन व्यापार के माध्यम से प्रतीक या बिंब या किसी और सिंबल के माध्यम से मैं प्रकट करूंगी, वो मेरे समकालीन लोगों के लिए तो आस्वाद्य होगा ही, मेरे समकालीन लोगों की भावनाओं या विचारों के के जैसा तो होगा ही, बल्कि मुझसे पूर्व जो लोग हुए हैं उनकी भी भावनाओं और विचारों के साथ समानांतर रूप से अभिव्यक्त होने के लिए सक्षम होगा। यानी कि उनकी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने में भी सक्षम होगा। तो ये जो वस्तुनिष्ठ से संबंध या वस्तुनिष्ठ वस्तु के साथ, विषय वस्तु के साथ एक सीधा संबंध भावना और विचारों का अपना, कवि के व्यक्तित्व को छोड़कर सीधा संबंध बंध जाए, इसके लिए कवि को बहुत प्रयास करना पड़ता है। और ये करने से जो एक तरह का द्वित्व का भाव, दो का भाव हमें नजर आता है विगत और वर्तमान में, वर्तमान के ही अलग अलग लोगों में हमें जो ये दूसरेपन का भाव नजर आता है, ये भाव भी समाप्त हो जाता है। अनेकता में एकता, परंपरा की श्रृंखला में बंधने का जो ये उद्देश्य है कवि का, वो बहुत आसानी से संपन्न हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जीवन के विकास के लिए, साहित्य के विकास के लिए परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। परंपरा
से कभी आलोचक बहुत कुछ प्राप्त करते हैं और बहुत कुछ उसको देते हैं, और उसके लिए उनको अपने जो अनुभव करने वाले सामान्य जीवन के जो अनुभूतियां हैं, संवेग हैं, उनको केवल थोड़ा सा नियंत्रण में रखना पड़ता है, और उस नियंत्रण में रख के वो वस्तु को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, जिन बिंबों और सिंबल्स के माध्यम से वो वास्तव में वस्तुनिष्ठ संबंध का ही परिणाम होते हैं। तो कहते हैं कि कविता में मनोवेगों की अभिव्यक्ति तभी आ सकती है, या आनी उपयुक्त है, या आनी उचित है, जब वे उद्देश्य ना हो, मुख्य उद्देश्य ना हो कवि का। वो भावनाओं या विचारों की अभिव्यक्ति तो करे, लेकिन वो किसी आवरण में, वो घटनाएं अलग हो, वो पात्र अलग हो, वो कहानी अलग हो, लेकिन उसमें अपने आवेगों को वो शामिल भी कर देगा तब, तो ये ऐसा लगेगा कि वो उस कविता या उस कहानी के लिए जरूरी है, और इस तरह से वो अपने व्यक्तित्व को अपनी रचना से अलग कर लेगा। तो संवेगों का सीधे सीधे कथन न किया जाए, सीधे सीधे उनकी बात ना की जाए, सीधे सीधे अपनी कहानी न बता दे। हालांकि बाद में जाकर आप देखते हैं कि आधुनिक काल में अ, उनके समानांतर भी आत्मकथा आत्मकथात्मक शैली में कहानियां, नाटक, अ, आत्मकथाएं भी, जीवनियां भी, ये सीधे सीधे आ जाती थी, जिसमें जीवन पूरा उतर जाता था। लेकिन कविता के संदर्भ में वो कहते हैं कि जहां पर भी आप कोई एक रचना प्रस्तुत, ये तो फिर एक ही रचना हुई। अगर आप केवल अपनी ही भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति करते चले जाएंगे, तो आप साहित्य रचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य रचना में तो अलग अलग घटनाओं, अलग अलग पात्रों, अलग अलग अनुभवों, अलग अलग दृश्यों के माध्यम से आपको समाज के कई चित्र बनाकर देने होते हैं। तो रचना करने के लिए अपने प्रत्यक्ष अनुभव, अपने अनुभूत को सीधे सीधे कहकर प्रत्यक्ष कथन की तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे एक आवरण उसे दे देना चाहिए। वो आवरण जो है वो वस्तुनिष्ठ संबंध के कारण ही संभव हो पाता है। अपने अनुभवों को, अपनी स्थितियों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को जब कवि या कोई रचनाकार बिंबों और प्रतीकों या अन्य अन्य सिंबल्स के माध्यम से, विभावन व्यापार के माध्यम से, जिसे हम हिंदी में विभावन व्यापार कहते हैं, वो उसके माध्यम से जब प्रकट करता है, तो वो अधिक रचनाएं सफल होती हैं अपनी बात को कहने में और लोगों का मनोरंजन करने में भी। क्योंकि अगर हमेशा ये भान पाठक को बना रहेगा कि हम कवि के व्यक्तित्व या कवि की भावनाएं, कवि के विचार पढ़ रहे हैं, तो एक सीमा के बाद वो उसके लिए किसी रुचि के नहीं रह जाएंगे, वो उसको आनंदित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसे लगेगा कि ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो इस रचना को लिख रहा है, ये मेरी बात नहीं है, ये समाज के अन्य लोगों की बात नहीं है। तो उसमें कोई आस्वाद उसके लिए नहीं बच जाएगा। तो आस्वाद के विभिन्न स्तरों को बनाने के लिए, अर्थ के विभिन्न स्तरों को क्रिएट करने के लिए रचनाकार के लिए जरूरी है कि वो इस वस्तुनिष्ठ संबंध की प्रक्रिया के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से अपनी भावना और विचारों को कविता या रचना से बाहर निकाल दे, या ऐसे प्रकट करे कि वो कवि के अपने भाव या विचार हैं, ये अनुभव ही ना हो पाए पाठक को या दर्शक को। इतनी बात समझ में आई आप सभी लोगों को? यस मैम। जी मैम। हमारे पास 10 मिनट है, मैं इसको पूरा कर लूं क्या? हाँ मैम। यस मैम। तो एलियट ने ये जो कहा कि ये विभावन व्यापार या सिंबल्स या बिंबों या प्रतीकों के माध्यम से वो अपनी भावनाओं या विचारों के आवरण तैयार करे, जिससे कि उसके पाठकों को या दर्शकों को ये सीधे अनुभव ना हो कि ये कवि या कवि के अपने विचार या कवि की अपनी भावनाएं हैं। तो उसके लिए वो कहता है कि ये अमूर्त भावनाओं या विचारों के लिए मूर्त मूर्त कुछ उसे लेकर आना होगा, जो ऐसा हो जो उसके मन में वही भाव या विचार, पाठक या दर्शक के मन में वही
विचार उत्पन्न कर सके जो लेखक के अपने मन में हुए थे। तो ये एक कठिन काम है, ये कैसे संभव हो? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि कवि को अ, वस्तुमूलक प्रतिरूपों की ज़रूरत होती है, चुनकर लाने होते हैं उसके समाज में, उसके परिवेश में जो बिखरे हुए सिमिलर चीज़ें हैं, समान चीज़ें हैं, भावनाओं या विचारों या परंपरा से अगर कुछ शब्दों के अंदर या किसी वस्तु नाम के अंदर किन्हीं संज्ञाओं के साथ किन्हीं भावनाओं या विचारों की अभिव्यक्ति को जोड़ दिया गया है और वो अमूर्त भावनाओं के मूर्त विधान के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं, तो उनका प्रयोग कवि को करना चाहिए या रचनाकार को करना चाहिए या अपनी अमूर्त भावनाओं या विचारों के लिए उसे मूर्त माध्यमों की खोज कर लेनी चाहिए या मूर्त विधान कर लेना चाहिए। अब ये मूर्त विधान को बिंब विधान भी कह सकते हैं, हम प्रतीक विधान भी कह सकते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जैसे एक जगह पे कहा है कि जो लौकिक भाव हैं, जो भावनाएं हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल करता है कोई रचनाकार, कोई औजार इस्तेमाल करता है, शब्द इस्तेमाल करता है रचनाकार, वो वास्तव में अ, मूर्त विधान ही है और वो मूर्त विधान जो है वो कविता करना है और यही वास्तव में कवि कर्म है। भावनाएं तो सबके पास है, विचार तो सबके पास है, कोई भी चाहे तो अपनी भावनाओं या विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, लेकिन कवि को अपनी भावनाओं या विचारों को इस तरह से अभिव्यक्त करना चाहिए कि वो सभी के भाव या विचार बन जाए। तो इसके लिए उनको अपने आसपास के जीवन से, अपने आसपास के परिवेश से कुछ ऐसे प्रतिरूप या ऐसे ऐसे शब्द या ऐसे समान दिखने वाली चीजें या अनुभव इकट्ठे करने चाहिए जिससे कि वो अपनी बातों को आसानी से कह सके। अब इसका उदाहरण देने के लिए हम चले जाते हैं छायावाद के पास या हम चले जाते हैं प्रगतिवाद के पास। वहां पर बहुत सारे ऐसे प्रतीकों या ऐसे बिंबों का प्रयोग हुआ है जो मनुष्य की भावनाओं के अमूर्त की अभिव्यक्ति के लिए काम आए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है जो अ, कई तरह की अनुभूतियों को, कई तरह के भावनाओं की जटिलता को अभिव्यक्त करने में संभव हुए हैं। कभी कभी बहुत सारी भावनाओं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एकमात्र प्रतीक ही काम आ जाता था। इसका कोई उदाहरण अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो बताइए। किसी को याद आ रहा है ऐसा कोई उदाहरण क्या मैम? कि जिससे कि कवि अपनी बात को, अपनी अनुभूति को, अपनी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए किसी ऐसे प्रतीक का इस्तेमाल कर ले जो उसकी भावनाओं की जो ये संश्लिष्टता है या जटिलता है उसको अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाए। क्या आपको कोई कवि याद आ रहा है जिसने ऐसे किसी प्रतीक का इस्तेमाल किया हो जो उसकी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने में उसकी सक्षम हो, या भावनाओं की अभिव्यक्ति उसने अपने संश्लिष्ट भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए उसे कोई शब्द ना मिले हो तो उसने कोई प्रतीक ऐसा उठा लिया हो जो उसकी भावनाओं को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सके? क्योंकि भावनाएं हमेशा सरल नहीं होती। सुख की भावना, दुख की भावना, करुणा की भावना, घृणा की भावना, तृष्णा की भावना, ये सब सरल भावनाएं ही कविता में अभिव्यक्त होंगी ये जरूरी नहीं है। कभी कभी भावनाएं बहुत संश्लिष्ट भी होती हैं, बहुत ज्यादा जटिल भी होती हैं, जो आपस में गुथी हुई होती हैं, बहुत सारे भाव एक साथ गुथे हुए होते हैं। तो आपको कोई ऐसे प्रतीक याद आ रहे हैं जो इस तरह से कवि की अपनी भावनाओं या विचारों की अभिव्यक्ति में, जटिल भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति में सक्षम हुए हैं? मैम ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे वह तोड़ती पत्थर रचनाएं कवि की हाँ अपनी भावना है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो यानी कि उस स्त्री की, पूरे स्त्री समाज की जो भी काम कर रही थी रोड पे, पूरे समाज की यानी भावनाएं है। जैसे उसके बाद अकाल अकाल और यानी बाबा नागार्जुन की कविता अकाल, और हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय। तो ये सब बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं। हाँ,
तो आपको प्रगतिवाद में भी और उससे पहले छायावाद में भी ऐसे बहुत सारे रचनाकार मिलते हैं जो प्रतीकों और बिंबों का बड़ा रचनात्मक इस्तेमाल करते हैं और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के आवरण की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। अब कल भी मैंने उदाहरण दिया था महादेवी का। महादेवी बहुत जगह अपने किसी अज्ञात प्रियतम की बात करती हैं, तो लोग कहते हैं कि शायद उनका सचमुच ये अज्ञात प्रियतम होगा, जिसका जिसके बारे में वो कह रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एलियट कहते हैं कि ये कवि की अपनी निजी भावनाएं न लगें और वो निर्वैयक्तिक होकर अ, अपने अपने व्यक्तित्व को खींच ले, कविता के बीच से वो अपने व्यक्तित्व को खींच ले। तो महादेवी के बारे में महादेवी पे बहुत बार ये आरोप लगा कि वो किसी लौकिक अ, प्रेमी के लिए ये उद्गार अपने प्रकट कर रही हैं कविता में। लेकिन जब आप उनकी कविता को पूरी तरह से पढ़ते हैं तो आपको एक तरह का रहस्यवाद अनुभव होता है। आपको ये पता चलता है कि ये जो विशेषताएं प्रेमी की बताई जा रही है यहाँ पर, या जिस तरह का प्रेम अभिव्यक्त किया जा रहा है उसके प्रति, ये किसी लौकिक प्रेमी की बात नहीं हो सकती है। ये जो इसके अंदर करुणा है, ये जो इसमें विगलन है, ये जो इसमें दुख है, ये जो इसमें एक एक तरह का आकर्षण भी है, ये किसी लौकिक प्रेमी के लिए नहीं हो सकता है। तो उसके लिए वहां पर वो कई तरह के भ्रमर का छायावाद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, दीप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, प्रकाश और अंधेरे, ये सभी संकल्पनाएं जो हैं बिंबों के रूप में और प्रतीकों के रूप में इतनी बार आई हैं कि इनके कुछ निश्चित अर्थ हो गए हैं। तो इसलिए आज भी अगर कोई प्रकाश की बात करता है तो प्रकाश का केवल अर्थ रोशनी ही नहीं होता है हमारे लिए, प्रकाश का अर्थ बहुत सारा हो जाता है। अब कोई बताएगा मुझे प्रकाश, अगर मैं प्रकाश शब्द बोलूं कि हाँ, तो कितने अर्थ प्रकाश के निकाले जा सकते हैं। मैम इसका अर्थ एक उम्मीद से लेके भी कर सकते हैं, उम्मीद से जोड़ के। हाँ, उम्मीद से जोड़ के कर सकते हैं। इसी तरह से अंधेरे के कई अर्थ हो जाते हैं। इसी तरह से आप जैसे वह तोड़ती पत्थर का उदाहरण दे रहे हैं, तो उसके अंदर जिस तरह से बिंब का इस्तेमाल किया गया, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, ये जो अ, बिंब खड़ा किया गया वहां पर, कि वो पत्थर तोड़ रही है और उसके सामने इतनी बड़ी एक अट्टालिका, एक बड़ी बिल्डिंग सी खड़ी हुई है। वो जो ये जो तुलना है उसके उसके व्यक्तित्व की, उस तोड़ती हुई मजदूरन के व्यक्तित्व की तुलना जो अट्टालिका प्रकार के सामने खड़ा करके उसको एक तरह का विरोधाभास, एक जक्स्टापोजिशन जिसे कहते हैं, सामने खड़ा करके दोनों विरोधी बातों को सामने खड़ा करके एक अनुभव पैदा करने की जो बात हमें इस कविता में दिखाई देती है, उससे जो कवि के अपने हृदय की आर्द्रता या सहानुभूति या दुख उस मजदूरन को लेकर उभरता है, वो एक बड़ा बड़ी पृष्ठभूमि और बड़ा अर्थ पा जाता है ये बिंब सामने रखने से। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं उस कविता को तो आपको एक बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग के सामने एक तोड़ती हुई पत्थर तोड़ती हुई स्त्री नजर आती है, जिसके प्रयासों से वैसी वैसी कई बिल्डिंगें इमारतें खड़ी हो गई, लेकिन वो आज भी अपनी उसी स्थिति में है। तो वो एक स्त्री है, ये अलग पक्ष है, लेकिन वो एक मजदूर है और वो वहां पर काम कर रही है और वो लगातार काम कर रही है। जिस काम को वो कर रही है उस काम के बाद बनने वाले प्रोडक्ट के साथ उसका अपना कोई रिश्ता नहीं रह जाता है। ये जो अनुभूति है, ये कवि को जो हुई वो अनुभूति आपके हृदय में पैदा करने के लिए उसने ये जो बिंब खड़ा किया, ये जो विरोधी दो दृश्यों को आपके सामने एक साथ लाके खड़ा कर दिया, जो आपके अंदर एक तरह की घुटन पैदा करते हैं या एक तरह का आक्रोश पैदा करते हैं अपनी व्यवस्था के प्रति। ये सफलता है एक अच्छे कवि की। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया दीप ने। तो ये अ, बिंब और प्रतीक जो है कवि की अपनी भावना है। वो अगर ये कहते कि मुझे देखकर बहुत दया आई उस मजदूरन स्त्री को, तो शायद ये आपके लिए उतना आस्वाद्य ना होता, या आपको उतना कौन आपकी स्मृति में उतना कौनता नहीं, आपको उतना प्रभावित नहीं करता, आपको उतना परेशान नहीं करता।
ये वाक्य। लेकिन जब वो इस तरह से बिंब खड़ा करते हैं तो आ, आप पूरा अर्थ समझ जाते हैं, उस पूरी व्यवस्था के प्रति जो उनका आक्रोश है उससे संबंधित अर्थ भी आप समझ जाते हैं। तो एलियट कहते हैं कि बिंब या प्रतीक ऐसे कई टूल हो सकते हैं जो वस्तुनिष्ठ से संबंध, भावनाओं और विचारों के साथ वस्तुनिष्ठ से संबंध स्थापित करने में कवि की मदद करते हैं। तो कवि का वास्तविक कर्म वास्तव में यही इन्हीं टूल्स को खोज के लाना है, इन्हीं औजारों को खोज के लाना है, और कवि का कर्म वास्तव में यही वस्तुनिष्ठ से संबंध स्थापित करना है, रचना। ठीक है, समझ पाए आप सभी लोग? यस जी मैम। मैम। तो इस तरह से आज एलियट के भी ये तीनों टॉपिक हम समाप्त कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जिज्ञासा हो किसी की, तो पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा नहीं है तो ठीक है श्वेता, तो आप अटेंड